नमस्कार। यूपी की इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों। अयोध्या में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने आज रामलला के दर्शन किए। इस दौरान वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगे। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उनकी कैबिनेट ने भी रामलला के दर्शन किए। कानपुर में आयकर विभाग ने तंबाकू कंपनी बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफिस पर छापा मारा। छापेमारी के तीसरे दिन कंपनी के मालिक के मिश्रा के दिल्ली स्थित कोठी से रोलेक्स की 5 घड़ियां मिली हैं। इनमें हीरे जड़े हैं। इनकी कीमत 12.5 करोड़ आकी गई है। यूपी में शुक्रवार रात से ही मौसम बदल गया है। लखनऊ कानपुर में आज दोपहर से तेज बारिश हो रही है। मैनपुरी में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। आने वाले 2 दिनों तक यानी 4 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहेगा। इटावा में पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर शाम सिपाही का किसी बात को लेकर ताऊ से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ताऊ ने नाती के साथ मिलकर सिपाही पर फावड़े और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में चलती बस में एक यात्री की मौत हो गई। बस में जोर का झटका लगने से यात्री बेसुध हो गया और गर्दन भी लटक गई, जिसके बाद ड्राइवर बस को सीधा थाने लेकर पहुंच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनभद्र में धर्म छिपाकर मुस्लिम लड़के द्वारा हिंदू लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत में बताया कि शाहजेब ने हिंदू नाम रोहन रॉय बताकर उससे दोस्ती कर मंदिर में शादी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जानकारियां दी। कहा, वोटर्स की मदद के लिए 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए जाएंगे। ईवीएम सिर्फ सरकारी गाड़ियों में ही जाएंगी। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशी 3 बार हलफनामा देंगे। आगरा में पुलिस के डर से 8वीं मंजिल से गिरकर वकील की मौत हो गई। बंधक बनाकर बैनामा कराने के मामले में पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी। पुलिस को देखते ही वकील सुनील शर्मा डर गए और हड़बड़ाहट में बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिर गए। झांसी में 2 दिन पहले रिटायर्ड हुए दरोगा की बेटी ने सुसाइड कर लिया। दरअसल शुक्रवार को वो एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट घर पर भूल गई। नौकरी न मिल पाने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और फांसी लगाकर जान दे दी। इटावा में गुड़गांव से ताऊ की लड़की की शादी में शामिल होने आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस सड़क हादसे में मौत होने की बात कह रही है। वहीं परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद बिहार पहुंच गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का औरंगाबाद में स्वागत किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य में 21,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और स्टेट यूनिट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार से मुलाकात हुई, जिसके बाद सुकांत मजूमदार ने मीडिया से इंटरैक्ट करते वक्त कहा कि उन्होंने पार्टी के एजेंडे और ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार पर भी बात की। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जनता का आक्रोश और पीएम मोदी का भाषण दोनों मिलकर अगली बार एनडीए सरकार को 400 पार लेकर जाएगा। गौतम गंभीर के बाद अब हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भी पार्टी में चुनावी दायित्वों से छूट की मांग की है। ट्वीट करके उन्होंने अपनी मांग का कारण बताते हुए लिखा कि वो भारत समेत दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। गौतम गंभीर की चुनावी राजनीति से एग्जिट पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी का बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गौतम गंभीर के संन्यास लेने का मतलब है कि भाजपा गौतम गंभीर का टिकट काट रही है। आतिशी ने आगे जोड़ा कि बीजेपी का ट्रेंड रहा है कि बिना योग्यता देखे वो किसी को भी टिकट दे देती है, चाहे वो भाजपा के सांसद हो या विधायक या पार्षद। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान आया है। उन्होंने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो इस मामले को सिलेंडर विस्फोट बताकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान था कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, विशेष रूप से अपने उप मुख्यमंत्री को ये कहकर इसे दबाने की कोशिश ना करे कि ये सिलेंडर विस्फोट है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि बेंगलुरु सुरक्षित रहे। उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के विधायक अरविंद धाली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात कही है। धाली खोर्दा जिले के जयदेव क्षेत्र से विधायक है। धाली ने कहा कि उन्होंने बीजेडी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया है। धाली पहली बार 1992 में भाजपा के टिकट पर उपचुनाव में मलकानगिरी सीट से विधानसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने लगातार 2 बार इस सीट से जीत भी दर्ज की थी।
आत्महत्या के एक मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने कल मानव मन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक पहेली है और असंख्य वजहों से कोई महिला या पुरुष आत्महत्या कर सकते हैं। 24 साल पुराने आत्महत्या के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप लगा था कि उसने पीड़िता को उकसाकर उसका उत्पीड़न कर आत्महत्या करने के लिए उसे मजबूर किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 में एक यौन उत्पीड़न और तांत्रिक से जुड़े मामले में तांत्रिक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि लोग अपनी समस्याएं लेकर तांत्रिकों और बाबाओं के पास जाते हैं। ये हमारे समय की एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। ये तांत्रिक समाधान के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के दोषी शख्स की सजा बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐप बिलिंग पॉलिसी का पालन न करने को लेकर गूगल की तरफ से की गई कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐप्स को डिलिस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने गूगल और प्ले स्टोर से हटाए जाने वाले ऐप से जुड़े स्टार्टअप्स को अगले हफ्ते मीटिंग के लिए बुलाया है। इसमें मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच मनाली में एवलांच यानी हिमस्खलन हुआ है। इससे नेहरू कुंड के पास की रोड्स पर गाड़ियां पलट गई हैं। किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। हालांकि मलबे के कारण सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई है। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी चलती रही। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट भी जारी है। खराब मौसम के चलते राजौरी जिले में सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए थे। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि यूएनएससी में सुधारों का लाभ कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को होना चाहिए। चीन की ये टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक गैर पश्चिमी देश यूएनएससी सुधारों को रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदा वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस सूची में 28 महिलाएं, 47 युवा, 27 अनुसूचित जाति से, 18 अनुसूचित जनजाति से और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं। सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित समूचे देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बेगूसराय के बरौनी से देश भर के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए की तेल और गैस परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पेट्रोलियम और गैस संबंधी ये परियोजनाएं बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में हैं। प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया। उन्होंने बरौनी के हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे किसानों को किफायती कीमत पर यूरिया उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और निर्माण की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 6 लेन के एक पुल का शिलान्यास किया। श्री मोदी ने बिहार में औरंगाबाद के रतनुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड विकास है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की कार्यशैली है कि जिस कार्य को वे शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर से 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
केंद्र सरकार त्रिपुरा मोथा नाम से लोकप्रिय स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन और अन्य हितधारकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अंतर्गत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने पर सहमति व्यक्त की गई। सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 और इसके नियमों को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत देश में पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। नई व्यवस्था लागू होने से मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि अब पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने भारत विरोधी साजिश से जुड़े निजामाबाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI मामले में फरार आरोपी तेलंगाना उत्तर के राज्य सचिव अब्दुल सलीम को गिरफ्तार किया है। जांच से पता चला है कि अब्दुल सलीम प्रभावशाली मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और PFI में भर्ती करने में शामिल था। भारत ने अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम को अच्छा और पूरी तरह संतोषजनक बताया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने किसानों तथा मछुआरों के हितों को पूरा सम्मान और संरक्षण देने की नीति जारी रखी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।